दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का चैप्टर क्लोज करना चाहती है बीजेपी? शिंदे का चैप्टर क्लोज करना चाहती है बीजेपी। अब ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव सर पर है, महाराष्ट्र में चुनाव सर पर है और एनडीए, जिसे महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं, इसके झगड़े, आपसी झगड़े दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे। आलम यह है कि जो शिवसेना है, शिंदे की जो शिवसेना है, जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी का, उसके नेताओं का कहना है कि हम बीजेपी, कई सीटों पर उसके नेताओं का कहना है कि हम बीजेपी की मदद नहीं करेंगे। हम भले ही अलायंस पार्टनर हो, लेकिन हम बीजेपी की मदद नहीं करेंगे। चुनाव के बीचों बीच इस तरह की बातें शायद एनडीए में सुनी नहीं गई थी, लेकिन ये सच्चाई है कि शिंदे की सेना लामबंद है। नॉट अगेंस्ट शरद पवार, नॉट अगेंस्ट उद्धव ठाकरे, नॉट अगेंस्ट कांग्रेस, अगेंस्ट बीजेपी इन मैनी कंस्टिट्यूएंसीज। और सबसे बड़ी बात, जो हैरत की बात यह है कि ये जो चाणक्य साहब हैं, जिनको ये पूरा मसला निपटाना था, कुछ लोग कहते हैं कि आग में घी तो चाणक्य ने ही डाल दिया। क्या वाकई शिंदे को निपटाना है? अब जानकारों का कहना है कि बीजेपी लीडरशिप का मतलब मोदी जी, चाणक्य, अमित शाह, या थोड़े हद तक आप नड्डा साहब कह सकते हैं, इन लोगों ने जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कुछ टिकट तो ऐसे दिए हैं कि आग लगना लाजमी थी। शिंदे सेना में आग लगना लाजमी थी। मिसाल के तौर पर मुंबई के बगल में थाने, और थाने में ये जो कल्याण सीट है, कल्याण सीट में एक ऐसे साहब के परिवार को टिकट दे दिया कि आप कह सकते हैं कि कलेजा फट गया शिंदे सेना के कार्यकर्ताओं का। मैं चाहूंगा कि पहले आप ये जरा तस्वीर देखिए, कहानी खुद ब खुद समझ में आएगी। ये जो तस्वीर है, ये गणपत गायकवाड़ की है। कई बार के एमएलए हैं, कई मुकदमे चल रहे हैं, बाहुबली छवि है। ये जो गणपत गायकवाड़ है, इन्होंने कुछ महीने पहले, इसी साल की शुरुआत में गोली चला दी। और गोली किस पे चला दी? जी हाँ, बीजेपी के एमएलए ने गोली चलाई। और गोली किस पर चला दी? शिंदे के आदमी पे। अब बदकिस्मती कह लीजिए महायुति की, शिंदे के आदमी पे गोली चला दी। वो अस्पताल में दाखिल हुआ। सीसीटीवी फुटेज में सारा अपराध कैद हो गया। इनको जेल भेजा गया। जेल भेजना भी था, कोई चारा भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं दरार पड़ गई शिवसेना, शिंदे की सेना और बीजेपी में, थाने में। अब गलती क्या हुई? गलती यह हो गई कि जिसने गोली चलाई थी, जो अभी भी जेल में है, बीजेपी का एमएलए, उसी की पत्नी को अमित शाह, मोदी जी ने टिकट दे दिया। और उसके बाद आलम यह है, वहां पर हालत यह है जमीन पर, कि शिंदे सेना का कहना है कि चाहे कुछ हो जाए, कांग्रेस जीते, उद्धव ठाकरे जीते, बीजेपी को यहां से जीतने नहीं देंगे। क्योंकि ये पत्नी जो है, क्योंकि ये जो उम्मीदवार है, इसके आदमी ने हमारे नेता पर गोली चलाई थी, और वो भी थाने में। अब दोस्तों, कल्याण सीट का मामला इकलौता नहीं है, एकमात्र विवाद नहीं है। दरअसल ऐसी कई सीटें, अगर मैं आपको सीटें गिनाऊं, जैसे बेलापुर की सीट है, या फिर आप मोरबत की सीट करिए, या फिर आप एरोली की सीट, ऐसी कई सीटें, लंबी लिस्ट है, जहां बीजेपी या तो गलती कर बैठी, और या फिर शिंदे का कद छांटने के लिए ऐसे लोगों को टिकट दिया गया कि झगड़ा होना लाजमी था, शिंदे वर्सेस बीजेपी। और ये झगड़ा जगह जगह, कई सीटों पर ये झगड़ा है, और इस झगड़े को लेकर मोदी जी भी परेशान है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है, द बिग क्वेश्चन ये कि क्या बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली? जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है कुछ सीटों पे, कल्याण ईस्ट की मैंने मिसाल दी, और भी कई मिसालें जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। तो क्या बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, खुद मार ली, या फिर ये जो कुल्हाड़ी है, ये शिंदे पर मारी जा रही है, शिंदे के कद छांटने की कोशिश की जा रही? तो कुल्हाड़ी अपने पैर पर या फिर शिंदे पर? बड़ा सवाल है, बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, और इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर तो मैं जवाब दूंगा ही दूंगा। मैं आज ये भी बताऊंगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये दोनों एक हो गए हैं और एक हुए हैं शिंदे के अगेंस्ट। और इसीलिए जहन में एक सवाल आता है, बार बार आता है,
कि क्या शिंदे का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। अब दोस्तों, आज 3 खास मेहमान को मैंने बुलाया। मैंने अशोक वानखेड़े टाइगर को बुलाया जो महाराष्ट्र के ही हैं और महाराष्ट्र में उन्होंने ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है, उनको मैंने बुलाया है। सुधीर सूर्यवंशी हमारे साथ मुंबई सिटी से जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ेंगे, कई खुलासे करने जा रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे आप उनसे सुनेंगे, खासकर देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार वर्सेस शिंदे और अमित शाह क्या चाहते हैं इस पूरे गेम में, वो सब बताएंगे सुधीर सूर्यवंशी। और उमाकांत लखेड़ा होंगे, एक पर्सपेक्टिव आपको 360 डिग्री देंगे, कोशिश करेंगे समझाने की कि होने क्या जा रहा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। इस कहानी को, इस वीडियो को, इस डिबेट को, इन सवाल जवाब को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की एक बड़ी तस्वीर दिखाने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। टाइगर, मेरा पहला सवाल कि एकनाथ शिंदे जो रहमो करम पर अमित शाह और मोदी के थे, आज उनके आदमी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। कम से कम 4 सीटों पे तो सीधा विरोध है कि साहब इसको टिकट क्यों दिया, उसको टिकट क्यों दिया, इसने तो हमारे नेता पर गोली चला दी थी, आपने जो है गणपत गायकवाड़ की बीवी को टिकट दे दिया। हर जगह विरोध। तो इतनी हिम्मत एकनाथ शिंदे की कि आज की तारीख में वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। वो कम से कम 4 ऐसी सीटें हैं। देखिए दीपक भाई, ये अहम का सवाल नहीं है, ये वजूद का सवाल है। ओहो, ये चुनाव कईयों का वजूद अहम नहीं वजूद, सर्वाइवल का सवाल है। यदि एकनाथ शिंदे निपट जाते तो एकनाथ शिंदे इतिहास कहलाएंगे, यदि अजीत पवार निपट जाते तो इतिहास कहलाएंगे, यदि उद्धव ठाकरे निपट जाते हैं तो शिवसेना पूर्ण रूप से एकनाथ शिंदे की कहलाएगी, और यदि शरद पवार निपट जाते तो अजीत पवार उठ के सामने आएंगे। ये कम से कम इन 4 लोगों के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है। कांग्रेस और बीजेपी, इनकी कुछ जगह सत्ता है, चुनाव आते जाते, हारते जीतते, उनकी सेहत पे इतना असर नहीं पड़ेगा जितना इन 4 लोगों की सेहत पर असर है। पॉइंट नंबर 1। इसलिए बहुत, और ये जो लोग टूटे हैं, देखिए एकनाथ शिंदे जब अलग हो गए तो एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग आए हैं छोड़ के, उन्होंने रिस्क लिया, अपने पॉलिटिकल रिस्क। एक मिनट, आपने कहा कि भाई ये जो लड़ाई है ये सिर्फ जीतने और हारने के लिए नहीं है, ये सर्वाइवल की लड़ाई है कि हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम मर तो नहीं जाएंगे अगर हार गए। मैं बात समझ में आ गई कि भाई सर्वाइवल की लड़ाई है, इसलिए शिंदे सारी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, भाई मोदी शाह इतने मैच्योर हैं, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, कम से कम इसका तो ख्याल रखना चाहिए था कि भाई हमारे सहयोगी दल हैं और कल्याण ईस्ट से जब हम किसी को टिकट दे रहे हैं तो ऐसे आदमी को टिकट ना दें जिसने शिंदे के आदमी पे गोली चलाई है। जिसने शिंदे के आदमी पे गोली चलाई उसको अमित शाह ने टिकट दे दिया, उसकी पत्नी को। मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा था तो एकदम आपने इंटरवेन कर दिया। ठाणे जिला बहुत बड़ा जिला है। ठाणे कॉन्स्टिट्यूंसी एक जमाने में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती थी महाराष्ट्र में। ठाणे मुंबई से लग के है, ठाणे कोकण का प्रवेश द्वार, ठाणे जिले के बहुत मायने हैं। भाजपा बहुत दिनों से ठाणे में अपने पैर जमाने का प्रयास कर रही है। यदि ठाणे के पास में कल्याण है और कल्याण से यदि भाजपा का कोई विधायक है और दबंग विधायक है, उसने गोली चलाई, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास भी कोई दूध के धुले लोग नहीं है। इसके पहले एकनाथ शिंदे के एक आदमी ने कारपोरेटर्स को ठोका है, बुरी तरह से मारा है, सीरियस हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट था, ठाणे में बीजेपी के। उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, तो बीजेपी के अध्यक्ष पहुंच गए ठाणे वाले कि हम कैसे, ये सरकार हमारी है किसकी है बताए पहले। उसके बाद एफआईआर हुई, लेकिन अभी तक वो आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। ये झगड़ा तो रहेगा। जिस गायकवाड़ ने जो गणपत गायकवाड़ आप कह रहे हैं जी, उस गणपत गायकवाड़ को जेल में है तो जेल से भी वो फॉर्म भरवा सकते थे, लेकिन बीजेपी ने थोड़ी मोहलत दी कि उनके पत्नी को लड़ाया। चलो भाई उसको टिकट नहीं देते, आप भी खुश हम भी खुश, उनके पत्नी को लड़ाया। आपको कल्याण में किसी भी हालत में बीजेपी को अपना आदमी नहीं खोना है जी, तो उन्होंने उसकी पत्नी को टिकट दे दिया। ये विरोधाभास आपको हर जिले में मिलेंगे, महायुति में, यानी इंडिया गठबंधन में, हर जिले में। जी मैं समझ गया। टाइगर कह रहे हैं कि भैया जो ये लड़ाई है जीने मरने की लड़ाई है, कि अगर एकनाथ शिंदे चुनाव हार गए तो ना सिर्फ कुर्सी जाएगी, पार्टी जाएगी, सब कुछ लुट जाएगा।
सब कुछ लूट जाएगा, सब कुछ गंवा बैठेंगे, तो ये सर्वाइवल की लड़ाई। समझ गए, पॉइंट वेल टेकन। मैं जरा सुधीर जी आपसे पूछ रहा हूं, आप लगातार जिस गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी रोक के आप हमसे बात करो, सबसे पहले तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी अपने दोस्तों की तरफ से कि मुंबई के ट्रैफिक में गाड़ी रोककर सुधीर जी हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन इसी गाड़ी से आप पूरा महाराष्ट्र घूम रहे हो। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये आलम है, ये हाल है कि गोली मारने वाला शिंदे के आदमी पे जो गोली चला रहा है उसको अमित शाह टिकट दे रहा है उसकी पत्नी को, मतलब कहीं पर कोई लाज शर्म नहीं बची। क्या जमीन पर सुधीर जी शिवसेना शिंदे का वोट बीजेपी में ट्रांसफर होगा? क्या बीजेपी का वोट शिंदे में ट्रांसफर होगा? क्या काडर जो है, कार्यकर्ता जो है, ये एक साथ एक जमीन पर एक छतरी के नीचे हैं, या आपस में इनके भी लड़ाई है? हर जगह लड़ाई है, तलवारें खींची हैं एनडीए में। दीपक जी, महाविकास आघाड़ी में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो मीडिया में आ रहे, खबरें हो रही है। लेकिन महायुति यानी कि जो एनडीए, उसमें जो झगड़े चल रहे वो बहुत बड़े पैमाने पे चल रहे, वो ज्यादा मीडिया पे नहीं आ रही है। लेकिन उनके झगड़े इतने बड़े हैं कि जैसे हम देखते हैं, आइरोली कॉन्स्टिट्यूंसी हो, बेलापुर हो, ठाणे हो, कल्याण हो, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत जगह गिन लीजिए, वहां पे रिबिलियन यानी कि रिबिलियन है। मैंने पहली बार 1995 के बाद पहली बार इतने रिबिलियन देख रहा हूं। मैंने हर एक आदमी को लगता है कि मैं एमएलए बन जाऊंगा, और शिंदे का भी डर नहीं, बीजी का भी डर नहीं। नहीं तो क्या होता था, अमित शाह बोलते थे, देवेंद्र फडणवीस बोलते थे, सब लोग चुप हो जाते थे। अभी तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति काफी एक खिचड़ी की तौर पे बन गई है। तो इसीलिए शिंदे के जो लोग एस्पिरेंट, जैसे मैंने जिक्र किया आइरोली का किया, बेलापुर का किया, वहां पे शिंदे के लोग बोल रहे कि हमको लड़ना है। भले कि वहां पे बीजेपी को टिकट दिया, भले कि बीजेपी के सिटिंग एमएलए हो, लेकिन हमको बिल्कुल लड़ेंगे, दम पे लड़ेंगे और हराएंगे बीजेपी को। तो मुझे लगता है कि तो आप छोड़ दीजिए महाविकास का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, क्या लड़ेगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बीजेपी और एकनाथ शिंदे में दोनों अपनी तलवारें खींच ली है और एक दूसरे को मारने में लगे हैं। इसकी बात मुझे लगता है, इसकी भनक लोकसभा में थी, इसलिए लोकसभा में शिंदे गुट के जो वोट है वो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हुए बीजेपी के। और बीजेपी का यही एक ये नैरेशन था कि हमको शिंदे के वोट मिले नहीं, हमने सारे वोट शिंदे को दिए, इसलिए शिंदे के 7 सीटें आई, हमारी 9 आई, हमारी सीट कम हो गई बाकायदा 23 से। तो मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस में एक बड़ा गुट है, वो जानता है, वो चाहता है कि शिंदे को ज्यादा, हद से ज्यादा बड़ा कर दिया है, इसलिए अभी नौबत उनके ऊपर आ गई है। ओहो ओहो, मतलब शिंदे का कद अगर बड़ा हो गया तो आरएसएस और बीजेपी को ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि शिंदे जो है वो ज्यादा ताकतवर हो जाए। टाइगर, मैं लखरा जी आपके पास टाइगर से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछूं, इसी से जुड़ा हुआ है। आज दोनों ने कपड़े भी एक जैसे पहने हुए हैं। टाइगर, मेरा सवाल ये है कि अगर 4 सीटों पर ये जो 4 सीटें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन 4 सीटों पर शिवसेना शिंदे के लोगों ने कहा कि हम बीजेपी की मदद नहीं करेंगे, हम बीजेपी को हरवाएंगे, हम बीजेपी की हार तय करेंगे, यहां से बीजेपी हारे। सोचिए, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बारे में कह रहा है। अगर इन 4 सीटों पर टाइगर ये हाल है, तो बाकी जगह मराठवाड़ा है, विदर्भ है और तमाम सीटें हैं, 288 सीटें, साहब वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या आपको खबर आ रही है? आप तो 4 सीटें वो गिनवा रहे जिसका झगड़ा बाहर आया है। मेरा दावा है हर सीट पे ये है, इस बार भी वो ट्रांसफर नहीं होगा। मैंने कल की भी कार्यक्रम में व्हाट यू आर सेइंग सारी सीटों पर, आपके कार्यक्रम में कल भी मैंने कार्यक्रम में कहा था दीपक जी, ये जो गठबंधन है, ये नेताओं का गठबंधन सीट शेयरिंग तक सीमित नहीं रहता। जब तक वो कार्यकर्ताओं तक नहीं जाता तब तक ये गठबंधन सही मायने नहीं है उस गठबंधन के। इस बार भी वो ट्रांसफर नहीं होगा। यदि इतनी छिचा लेदर हो रही है, इतने नेताओं में झगड़े हो रहे हैं, इतने बार बार दिल्ली के चक्कर काटना पड़ रहे हैं, दिल्ली के बादशाह के सामने लगातार पूछ हिला के बात करनी पड़ रही है, तो कार्यकर्ता आपका साथ नहीं देता, कार्यकर्ता वो ट्रांसफर नहीं करता। आपका टाइगर का कहना है, और टाइगर ने 2 टूक कहा, एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट टाइगर का है कि सिर्फ 4 सीटें तो वो हैं जो मीडिया में आ गई,
पर्दे के पीछे हर सीट पर तलवारें खींची हैं। शिंदे के लोग बीजेपी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस के लोग शिंदे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो जिस दिन चुनाव के नतीजे होंगे तब होगा। मैं जरा उमाकांत जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ। उमाकांत जी, आपसे सवाल नहीं है, आपके तजुर्बे से सवाल मैं कर रहा हूँ, आपके एक्सपीरियंस से। अगर किसी राज्य में कोई अलायंस है ABC और उसमें आपस में तलवारें खींची हैं, आपस में झगड़ा चल रहा है, उसने कहा मैं इसको नहीं जीतने दूंगा, वो कह रहा है मैं इसको नहीं जीतने दूंगा। अगर अलायंस में आपस में झगड़ा हो जाए और मोदी शाह भी फेल हो जाए कंप्रोमाइज कराने में, तो ये लक्षण क्या है, ये लक्षण क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र में, मिस्टर लखेड़ा? देखिए लक्षण ये है ना, सांप सीढ़ी का खेल, आप तीनों ने विद्वानों ने सुना होगा, सांप सीढ़ी का खेल है। और बेसिकली क्या है कि पावर का जो पावर और सर्वाइवल, सत्ता भी चाहिए और जिंदा भी रहना है, चाहे अपोजिशन में जिंदा रहे चाहे पावर पॉलिटिक्स में जिंदा रहे। एक चीज लखेड़ा साहब, ये जो आप सांप सीढ़ी का खेल बता रहे हैं, मैं चाहूंगा जरा आप थोड़ा सा गौर से देखिए। क्या सांप भी अमित शाह के पास है, सीढ़ी भी अमित शाह के पास है? देखिए सब कुछ है उनके पास, उनके पास सांप भी है, सांप पैदा करने वाला भी है, सीढ़ी बनाने वाला भी है और सीढ़ी भी है ना, और जो रॉ मटेरियल आता है वो भी मौजूद है। जहां पर अजीत पवार और शिंदे फिर क्या है? ये देखिए ये प्यादे हैं किस लिए? केवल इलेक्शन के लिए नदी जब आएगा, ये नदी पार करने के लिए प्यादे हैं, ये पुल बनाने का मजदूर हैं, पुल पार करके इनको पुल तोड़ करके फेंक देंगे। और उसके बाद बीजेपी की जो सबसे बड़ी कोशिश है, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाए महाराष्ट्र में। जिस दिन वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी तो जीत नंबर 1 हो जाएगी उसकी। मतलब सबसे बड़ी पार्टी को गवर्नर बोलेगा कि साहब सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बीजेपी है। अब क्या है सीन ये है कि ये जो समझौता है इनके साथ, वो एक टेम्परेरी है। मैंने बोला है कि ये टेम्परेरी है, पार्ट टाइम है, ये तब तक है जब तक आपका नदी पार करना है। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि ये जो शिंदे हैं और मिस्टर अजीत पवार हैं, ये नल नील हैं, ये वानर सेना है अमित शाह की। इनसे राम सेतु यानी चुनाव का सेतु पुल बनवाया जाएगा। जैसे ही पुल बनेगा इनको उसी पुल के नीचे से डुबो दिया जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार मतलब निकल गया फिर जी यूज एंड थ्रो पॉलिसी। सुधीर भाई, पल पल की खबर आप रखते हो, आप तो चलते फिरते रडार हो साहब पॉलिटिक्स के। मुझे ये बताओ, मैंने सुना कहीं खबर किसी ने मुझे दी कि साहब अमित शाह ने तीनों को बुलाया था, मिस्टर शिंदे को भी बुलाया था, अजीत पवार को भी बुलाया था, देवेंद्र फडणवीस को भी बुलाया था, तीनों मूर्तियों को बुलाया था। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि साहब तीनों एक साथ नहीं गए दिल्ली। मुंबई से एक ही जगह से दिल्ली जाना था, एक ही घर में जाना था अमित शाह के यहाँ, तीनों एक साथ नहीं गए। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार एक चार्टर प्लेन से आए और शिंदे को पता नहीं था, शिंदे बाद में आया। क्या ये खबर सही है या खबर मैंने गलत सुनी? दीपक भाई, आपकी खबर 100% सही है। कल रात को अमित शाह के यहाँ पे रेसिडेंट पे एक हाई पावर हाई लीडर मीटिंग होने वाली थी। उस मीटिंग का मैसेज भी बताया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो मैसेज जो मीटिंग का है वो देवेंद्र फडणवीस के पास आता है, वो मीटिंग का मैसेज अजीत पवार के पास आता है, लेकिन वो मैसेज शिंदे के पास कैसे नहीं जाता? वो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। मैं ताज्जुब की बात है कि देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल चार्टर फ्लाइट में जाते हैं दिल्ली, और जो महाराष्ट्र का सीएम है, जो अलायंस पार्टनर्स का यहाँ पे मुखिया है, उसको पता ही नहीं। वो गुवाहाटी से गोवा से आ गया कोंकण। तो मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन गैप ये सरकार में ये भी दिखा रहा है कि शिंदे को कॉर्नर करने के लिए अजीत पवार फडणवीस कैसे एक हो रहे। जैसे मैंने पहले ही आपके प्रोग्राम में कहा था कि शिंदे और अजीत पवार दोनों मिलके, अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के दोनों मिलके शिंदे का गेम कर सकते हैं। इसलिए फडणवीस को सीएम बनना है और जो कुछ मिलेगा साल, 1.5 साल, आधा साल, 5 महीना, उसमें अजीत पवार को भी बनना है, क्योंकि बेचारे वो भी थक गए ना डिप्टी सीएम की शपथ लेते कितने दिन शपथ लेंगे। तो मुझे लगता है कि काफी बड़ी प्लॉटिंग चल रही है और शिंदे बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। टाइगर मेरा सवाल माफ कीजिएगा, आपको टोका मैंने, मेरा सवाल ये है
बड़ा अहम सवाल है कि अगर अजीत पवार और मिस्टर फडणवीस एक हो जाते हैं, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक हो जाते और अपने ही मुख्यमंत्री पर मोर्चा खोल देते, अगर इन तीनों के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं, तो ये जो महायुति है, ये जो मोदी और अमित शाह की वानर सेना है, ये जो टीम मोदी है, इसमें जो बिखराव हमको दिख रहा है, ये किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आपस में घर में आग लग गई है? आग लगी हुई है इस वक्त। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी को बहुत ज्यादा स्वीप है, बहुत ज्यादा एज है। सुधीर जी भी वही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं। हम इसलिए नहीं कह रहे कि लोगों की वो पहली पसंद है, लेकिन ये लोग आपस में, आप कह रहे कि भाई लाडली बहना, लेकिन लाडली बहना कौन? लाडली बहना आज अजीत पवार ने एक वीडियो रिलीज कर दिया कि मैं ही क्रेडिट लेता हूं। लाडली बहना मुख्यमंत्री के नाम से चल रही हूँ, मुख्यमंत्री क्रेडिट ले रहा है। बीजेपी कहते हैं कि ये कंसेप्ट हम लेके आए, इसलिए हमको क्रेडिट लेना चाहिए। यहाँ तो आपस में एक जुतम पैजार हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब इतनी जुतम पैजार हो रही है तो महाविकास आघाड़ी को किसी को हराना नहीं पड़ेगा। टाइगर ने एक बड़ी बात कही। टाइगर ने दोस्तों सबको कंफ्यूज कर दिया, हमें भी कंफ्यूज कर दिया, आपने भी कंफ्यूज कर दिया। लेकिन टाइगर कह रहे हैं ये कंफ्यूजन मैंने नहीं फैलाया, दरअसल ये अमित शाह का कंफ्यूजन है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और शिंदे में झगड़ा हो रहा है, दूसरी तरफ अजीत पवार और शिंदे में झगड़ा हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार साथ में हैं। मोदी जो है वो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को इस वक्त उनके साथ हैं, लेकिन अमित शाह जो है वो शिंदे को चाहते हैं। इस तरह के इक्वेशंस हैं कि एक लेयर पे दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर, राजनीति ना हो गई, प्याज हो गया, छिलके पे छिलके, ये हालत बता रहे हैं टाइगर। मैं जरा लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। लखेड़ा साहब जी जी। अब ये जो पूरी राजनीति उलझ गई है, इट्स अटर कंफ्यूजन, क्या आपको लगता है कि इस कंफ्यूजन का फायदा अल्टीमेटली मिस्टर शरद पवार, एक मैच्योर लीडर हैं, 80 साल से ज्यादा की उम्र है, मिस्टर शरद पवार को होगा, मिस्टर उद्धव ठाकरे को होगा, राहुल गांधी को होगा? तीनों मैच्योर लीडर्स हैं। देखिए मैं एक बात बता दूं कि झगड़ा दोनों तरफ है। दोनों तरफ ऐसा नहीं है कि महायुति में कसमकस चल रही है तो इधर बहुत बिल्कुल शांति है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी बहुत दिक्कतें हैं, बहुत प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी मतलब इंडिया अलायंस में भी झगड़ा है और एनडीए में झगड़ा है, दोनों में। जी जी जी, यस। कांग्रेस पार्टी को भी जो अभी मुझे लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस जिसको सेंटर में बोलते हैं और महाराष्ट्र में उसको एमबीए बोलते हैं, वहां भी महाविकास आघाड़ी, वहां भी झगड़े बढ़े हुए हैं, झगड़े कम नहीं हुए हैं। उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर अपने को मुख्यमंत्री से नीचे नहीं देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार मान रहे हैं। और इससे लेकर के उनके मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार से कांग्रेस में जो उनके स्टालवर्ड्स हैं काफी बेचैनी है उनमें कि ये अगर ये सारा जो कमान है पहुंच जाएगा तो कैसे चलेगा। तो ये दिक्कत है वहां पर भी। एक इंफॉर्मेशन, सीट शेयरिंग ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। 103 पे कांग्रेस, 94 पे शिवसेना, 84 पे एनसीपी, 7 सीटें छोड़ी है, 2 समाजवादी, 2 लेफ्ट और 3 किसान एंड जो अपनी कामगार शेतकरी कामगार पार्टी जो है हमारे यहाँ, उनके लिए। उसके बाद जो भाई ठाकुर की जो पार्टी है विरार वाली, उनकी 3 सीटें होती है। उनको एक ऑफर दिया है, यदि आप 3 हमारे पास आना चाहते हो तो हम तीनों पार्टियां अपनी एक एक सीट आपके लिए छोड़ सकते हैं। बाय एंड लार्ज वहां सब कुछ हो गया। 85 सीटों का जो है, ये मैं हमेशा कहता हूं कि गोदी मीडिया एक अच्छा गेम करता है, वो एक परसेप्शन बना रहा है। इनमें झगड़े बहुत है, परसेप्शन के चक्कर में आज भी वहां पे ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ किसी ने उम्मीदवार खड़ा किया है। अभी तक जितनी सीटें अनाउंस हुई है, सब ने अपने अपने उम्मीदवारों को एडजस्ट किया है। टाइगर का ये कहना है कि जो महाविकास आघाड़ी है, शरद पवार एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, अमित शाह जैसा मिजाज नहीं है उनका, और सबको साथ लेके चल रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने भी बड़ी जिम्मेदारी से इस तरह की कोई बात नहीं की जहां पर जो अलायंस है उसको कहीं पर कोई डेंट ले। तो सारे लोग मैच्योर हैं, घाट घाट का पानी पी रखा है, राजनीति को समझते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे दोस्तों लगती है कि हरियाणा की जो हार है, एक जीती हुई बाजी जिस तरह से राहुल गांधी के हाथ से निकली है, तो राहुल गांधी भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। मैं जरा आ रहा हूं मिस्टर सूर्यवंशी के पास।
आपको लगता है कि इस वक्त की जो स्थिति है, मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं नॉमिनेशंस पे नहीं जा रहा हूं, मैं अपने जो हमारे दोस्त हैं महाराष्ट्र के बाहर हैं, और वो दोस्त जो राजनीति के प्रोग्राम इसलिए देखते हैं कि वो जानना चाहते हैं कौन आगे है कौन पीछे, आज की तारीख में आपको लगता है कि क्या जो रायता फैला हुआ है एनडीए में, यानी जिसे महायुति कहते हैं, उसका फायदा क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को मिलने जा रहा है? क्या आपको लगता है कि इस वक्त इंडिया अलायंस को एज है महाराष्ट्र में? देखो दीपक जी, रायता और खिचड़ी दोनों तरफ है, लेकिन रायता और खिचड़ी को निपटने वाला और उसको सही ढंग से रखने वाला जो इंसान है महाराष्ट्र में, वो है शरद पवार। उनकी राजनीति की शुरुआत ही 1978 में कोएलिशन पॉलिटिक्स से हुई है। वो पहले महाराष्ट्र के ऐसे मुख्यमंत्री थे एट द एज ऑफ 38। उन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट से अपना चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उनको सबसे ज्यादा तजुर्बा जिसे हम कहते हैं कोएलिशन का, सब लोगों को अनेक डिफरेंट पार्टीज हो, डिफरेंट विचारधारा हो, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी, उनको साथ में लाने का, एक जगह बिठाने की जो ताकत है आज इंडिया के पॉलिटिक्स में, वो सिर्फ शरद पवार के पास है। इसलिए मोदी हो, शाह हो, बाकी लोग हो, बीजेपी के आप बड़े बड़े लोगों से बात कीजिए, कदर, वो भी डरते हैं कि शरद पवार जब तक है तब तक कौन सी खिचड़ी को कैसे पकाएंगे और कैसे परोसेंगे, उनको ही पता है। तो महाराष्ट्र में जो रायता और खिचड़ी है, तो उसको परोसने वाला इंसान मेरे ख्याल से महाविकास आघाड़ी के साथ में है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज कही है, यूपीएस उसका एक प्लस पॉइंट है। समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कौरवों और पांडवों के इस महायुद्ध में महाराष्ट्र की महाभारत में जो कृष्ण है वो शरद पवार है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं टाइगर एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था आखिर में कि आपको क्या लगता है कि द बॉल इज सेट, और 29 तारीख के बाद जब नॉमिनेशन फाइल हो जाएंगे और चुनाव चरम पर पहुंचेगा, क्या आपको लगता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये दोनों लोग राहुल गांधी की नाव को इस पार से उस पार कर सकते हैं, या हरियाणा जैसा खेल आपको महाराष्ट्र में दिख रहा है? नहीं। जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, वहां कांग्रेस को खरीदना बीजेपी के लिए बहुत आसान है। यहाँ कांग्रेस जो मात्र 2019 में जिसके पास एक सांसद था महाराष्ट्र से 48 में से, वो आज यदि 15 सांसद लेके बैठा है, और कांग्रेस के टैली में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां डबल फिगर पे सांसद है, बाकी सब सिंगल डिजिट पे है। नंबर तो वो डबल डिजिट उस डबल बैरल से आया, जिसकी एक नली उद्धव ठाकरे और एक नली शरद पवार। ओके, ये डबल बैरल बंदूक बता रहे हैं, डबल बैरल बंदूक है। तो कुल मिलाकर बीजेपी को कांग्रेस से नहीं लड़ना है, यहाँ पे बीजेपी को लड़ना होगा शरद पवार के दिमाग से, बीजेपी को लड़ना होगा उद्धव ठाकरे के वर्कफोर्स से। कांग्रेस तो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाली वो प्राणी है जो बैलगाड़ी की छाव में निकल लेता है। ओके, समझ गया। आपका कहना है कि राहुल गांधी के पास एक डबल बैरल गन है, एक गन की जो नाल है वो शरद पवार है, दूसरे उद्धव ठाकरे, और ऐसी स्थिति में, एक मजबूत स्थिति में। लखेड़ा साहब, लास्ट पॉइंट, क्या आपको लगता है कि इस वक्त अमित शाह को चाणक्य से लड़ना है? चाणक्य वर्सेस चाणक्य, दिस इज द फाइट बिटवीन मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर शरद पवार, द बॉटम लाइन। नहीं, देखिए, महाराष्ट्र के जो डायनेमिक्स हैं वो डायनेमिक्स बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जिसको कहते हैं फुट सोल्जर्स, कि ये तो तिकड़ी है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, इस तिकड़ी से पार पाना और इसको आसानी से अंडरमाइन करना या इग्नोर करना, ये बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के बस की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अंदर इतना कुवत नहीं है, इतना मोरल नहीं है कि वो इन तीनों जो त्रिगुट है, कांग्रेस का, उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का, इस त्रिगुट से मुकाबला कर सके। अगर कांग्रेस अकेली मैदान में होती, कांग्रेस अगर मैदान में होती तो वो सॉफ्ट टारगेट कांग्रेस को बना सकती है, लेकिन ये अब हालत नहीं है, क्योंकि जो मराठा पॉलिटिक्स का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, ये तीनों जो है मराठा सिंबल का प्रतीक है। इनकी जो वर्क फोर्स है उसके मुकाबले बीजेपी का बीजेपी का संगठन नहीं चलेगा। जी सुधीर जी, उमाकांत लखेड़ा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो मराठा पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है,
उसके दो प्रतीक हैं आज की तारीख में, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, और इनको पराजित करना, परास्त करना, शिकस्त करना, डिफीट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 30 सेकंड। नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों मास लीडर है महाराष्ट्र के, और दोनों कद्दावर लीडर है। दोनों की पैन महाराष्ट्र इमेज है, पहुंच है। और दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो पैन महाराष्ट्र उनको चाहता है। अमित शाह, मोदी जी है, लेकिन उनके प्लस पॉइंट भी है, उनके माइनस पॉइंट भी है, उनकी नेगेटिविटी भी महाराष्ट्र में है। तो मुझे लगता है कि हम जब कंपैरिजन करते हैं दोनों पार्टियों के लीडर की, तो लीडरशिप के मामले में हम जब देखते हैं तो महाविकास आघाड़ी भाग्यशाली है कि उनके पास 84 ईयर शरद पवार, जिसको लोग चाणक्य कहते हैं, मास्टर माइंड कहते हैं, उनके साथ में उद्धव ठाकरे, जिनको ओरेटरी स्किल और उनका जो नेचर की वजह से लोग उनको चाहते हैं, जिस तरह के उन्होंने कोविड में काम किया, तो एक प्लस पॉइंट उनके साथ में। लेकिन ये होने के बावजूद मुझे लगता है वो इनके सब चीजों का कैसे कैपिटलाइज करते इलेक्शन में, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती। दो बात इन्होंने यहां पर कही, सुधीर सूर्यवंशी ने, उन्होंने कहा कि एक मास्टरमाइंड है। 38 साल की उम्र में शरद पवार मुख्यमंत्री बन गए थे। दोस्तों नोट करिए, उम्र नोट करिए, 38 ईयर्स। 38 साल की उम्र में जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया, आज 84 साल में भी सक्रिय राजनीति कर रहा है। एक मास्टरमाइंड का टाइटल दिया है मिस्टर सुधीर सूर्यवंशी ने, और उनका इंदिरा गांधी को ललकार के, वो मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी को ललकार के, दिल्ली के तख्त को ललकार के बने, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये भी महत्वपूर्ण बात है। एक शक्तिशाली नेतृत्व में जब दिल्ली में बैठा था, तब मराठा भी हैं, दमदार भी हैं, चाणक्य भी हैं, और साथ में शब्दों का एक जादूगर है। लच्छेदार स्पीच देते हैं, लोग सुनने आते हैं उद्धव ठाकरे को। तो एक आप कह सकते हैं एक अच्छा ओरेटर है, एक अच्छा भाषण देने वाला है, दूसरी तरफ एक अच्छा राजनीतिक बिसात बिछाने वाला है। और उनके साथ साथ राहुल गांधी हैं, जो इस वक्त नेता विपक्ष हैं। राहुल गांधी का भी सिक्का इस वक्त जमा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट इतना मैं कह सकता हूं आज के प्रोग्राम में अपने एक्सपर्ट्स की बात सुन के कि राइट नाउ द एज इज, जो एज है वो महाविकास आघाड़ी के पास है। टाइगर आप आए और लखड़ साहब आप आए। सुधीर जी, अगर कोई चालान आपको भर देता है, आई विल पे फॉर दैट, मैं करूंगा क्योंकि मैंने आपको बुलाया है। अगर कोई चालान ट्रैफिक पुलिस वाला करता है, दीपक जी, मैंने जो पार्किंग का ऑफिशियल पार्किंग है वहां पे लगा है, तो आपकी और दर्शकों की गलत फहमी नहीं हो, मैं हमेशा लॉ फॉलो करने वाला इंसान हूँ। चलिए, शरद पवार से बहुत कुछ आपने सीखा है रिपोर्टिंग में, ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सुधीर जी, थैंक यू सो मच। वानखेड़े साहब, थैंक यू सो मच।